नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा मनी जाने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीछे वाला चैप्टर जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उनको हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मानव जनन तंत्र यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो चैप्टर है इसके अंदर दो पार्ट हैं। दो पार्ट में अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे, एक नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो दो क्लास के अंदर अपना ये जो लेक्चर है ये अपन मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा जो टारगेट रहेगा, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे ही नहीं, विस्तार से पढ़ेंगे समझेंगे जो भी चीज़ें अपन को करनी है इस लेक्चर के अंदर। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आपने ईमानदारी से मेरे साथ एक एक वर्ड को सुना, एक एक चीज को सुना और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलते गए, तो ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको क्लास के लास्ट तक जाते जाते भी याद हो जाएगा। इतनी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन सुनना आपको बड़ी तसल्ली से होगा, बड़े ही धैर्य से होगा। चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूं उनको ईमानदारी से सुनते चाहिए, और इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसकी तो आप चिंता ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले नर जनन तंत्र से। पढ़ने से भी पहले कि सर जनन होता क्या है, इसका मतलब तो बता दीजिए, है ना। जनन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले जनन का मतलब, वैसे आपके एग्जाम में ये कोई नहीं पूछेगा कि जनन की परिभाषा क्या है। वो जब अपन छोटी क्लासों में पढ़ते थे कि जनन क्या होता है तो वहां पे पूछ लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपको जनन की परिभाषा कोई नहीं पूछेगा। जनन का मतलब मैं सिंपल सा बता देता हूं कि कोई भी जीव जो है वो अपना अस्तित्व जो है वो बनाए रखने हेतु, है ना, इस संसार में अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु अपने समान जो संतति उत्पन्न करता है उसको जनन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा जो आप बना भी सकते हैं, कोई रटी रटाई परिभाषा इसमें नहीं रखनी है आपको याद। सिंपल सी परिभाषा है कि कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु अपने समान संतति उत्पन्न करता है, उसको जनन कहते हैं। भाई अस्तित्व अगर उसको बचाए रखना है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे रखनी है उसको, तो जनन करना पड़ेगा, उसको अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और ऐसा नहीं है कि जनन में कुछ भी पैदा कर रहे हैं, जो है भैंस जो है वो गाय के बच्चे को जन्म दे, ऐसा तो नहीं। अपने समान संतति उत्पन्न करेंगे। गाय है तो गाय का बच्चा गाय जैसा होगा, भैंस है तो भैंस का बच्चा भैंस के जैसा होगा, है ना। तो ये जनन में अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो ये परिभाषा आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो जरूरी नहीं है। फिर जनन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि जनन दो प्रकार से मुख्यतः हम पढ़ते हैं। एक होता है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा अंतर आप इसके अंदर भी समझ लीजिए ताकि हमें कोई भी चीज का डाउट ना बचे। लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा युग्मक दोनों हमें चाहिए होते हैं, या फिर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो नर भी चाहिए और मादा भी चाहिए। दोनों का अगर दोनों चाहिए, दोनों गैमेट चाहिए, मेल गैमेट भी चाहिए, फीमेल गैमेट भी चाहिए, और वो आपस में मिल करके, वो आपस में फर्टिलाइज्ड होकर के युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो उसे तो अपन लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है उसके अंदर हमें दोनों गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है, एक गैमेट से काम चल जाता है, एक ही गैमेट से काम चल जाता है, तो वो अलैंगिक जनन होता है। या फिर मैं कहूँ एक पेरेंट से काम चल जाता है, जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आप लिखना चाहो तो लिखो, लेकिन आपसे कोई पूछेगा नहीं। हमारा जो मेन टारगेट है वो आज नर जनन तंत्र है। अब कोई भी जनन तंत्र हो, चाहे नर जनन तंत्र हो और चाहे मादा जनन तंत्र हो, उसमें तीन प्रकार के अंग होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक जननांग। जननांग का मतलब होता है जनन के अंदर जो अंग काम में आते हैं वो जननांग। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग और बाह्य जननांग, ये तीन चीजें होती हैं। प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग और बाह्य जननांग। ठीक है, अब तीनों को सबसे पहले इन चीजों को अपन लिखना स्टार्ट करते हैं कि एक होते, इस डायग्राम को अपन बाद में देखेंगे, अभी इसकी तरफ आप ध्यान मत दो। जननांग जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक जननांग, एक होते हैं प्राथमिक जननांग। ये मैं कॉमन पढ़ा रहा हूं, अभी नर जननांग पे मैं नहीं आया। प्राथमिक जननांग क्या होता है, इसका क्या काम होता है? प्राथमिक जननांग का एक सिंपल सा
काम है वो है युग्मकों का निर्माण करना, गेमेट फॉर्मेशन का काम होता है। और दूसरा काम इसका होता है सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करना। दो काम याद रख लोगे। प्राथमिक जननांग जो होगा, कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, चाहे वो नर जनन तंत्र हो चाहे वो मादा जनन तंत्र हो, उसके अंदर प्राथमिक जननांग जो भी अंग है, जैसे कि मैं नर के केस में बात करूं टेस्टिस है, तो वहां पे टेस्टिस जो होगा वो नर युग्मक का निर्माण करेगा और मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन है उसका स्त्रावण करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? प्राथमिक जननांग का काम ये होता है युग्मकों का निर्माण और सेक्स हार्मोन का स्त्रावण। दो काम होते हैं इसके, कौन कौन से? एक तो युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण यानी कि गेमेट फॉर्मेशन, इंग्लिश वाले बच्चे देख रहे हैं तो गेमेट फॉर्मेशन। और दूसरा जो इसका काम होता है वो होता है सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करना, सेक्स हार्मोन का स्त्रावण। ये दो काम होते हैं, युग्मकों का निर्माण और सेक्स हार्मोन का स्त्रावण। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है। अब द्वितीयक जननांग जो है वो क्या काम करेंगे सर? द्वितीयक जननांग, द्वितीयक जननांग की अगर मैं बात करूं तो इसका भी बहुत सिंपल सा काम है। द्वितीयक जननांग क्या करेगा? युग्मकों का निर्माण तो प्राथमिक जननांग ने कर दिया। अब युग्मकों के निर्माण के अलावा अन्य जितने भी कार्य हैं, जैसे कि युग्मकों का स्थानांतरण करना है, ट्रांसफर करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, युग्मकों को संचित करना है, स्टोर करना है, युग्मकों को पोषण देना है, न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करवाना है, तो ये सारे के सारे जो काम हैं जो युग्मकों के निर्माण के अलावा बच जाते हैं, वो सारे के सारे काम कौन करता है? द्वितीयक जननांग करता है। तो यही बात मैं ये लिखता हूं कि युग्मकों के निर्माण के अलावा, युग्मकों के निर्माण के अलावा अन्य जितने भी कार्य हैं, अन्य कार्य जैसे युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण ट्रांसफर, युग्मकों को पोषण व संचयन इत्यादि जो कार्य किए जाते हैं वो द्वितीयक जननांग के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर होगी। अब तीसरा जो होता है वो होता है बाह्य जननांग। बाह्य जननांग क्या होता है? तीसरा जो होता है वो होता है बाह्य जननांग, बाह्य जननांग, बाह्य जननांग। ये जो बाह्य जननांग होता है इसका क्या मतलब होता है? बाह्य जननांग मतलब बाहर से जो चीज दिखाई पड़ती है, चाहे मेल के केस में हो चाहे फीमेल के केस में हो, जननांग के रूप में जो बाहर चीज दिखाई पड़ती है वो बाह्य जननांग कहलाती है। बस इतनी सी बात इसमें याद रखनी है। अब नर के केस में बाह्य जननांग पेनिस हो जाएगा, मादा के केस में वो अपन पढ़ते रहेंगे। लेकिन अभी आपको जो है वो कॉमन चीज ये समझनी है कि जननांग, कोई भी जनन तंत्र पढ़ने से पहले हमने जननांगों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया: प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग और बाह्य जननांग। बाह्य जननांग में कोई कंफ्यूजन नहीं, नाम से पता चल रहा है बाहर से जो संरचना जनन अंग की दिखाई पड़ती है वो बाह्य जननांग। प्राथमिक जननांग जो है वो युग्मकों का निर्माण करेगा, गेमेट फॉर्मेशन का काम करेगा, और एक और काम करेगा वो है सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करना। द्वितीयक जननांग युग्मकों के निर्माण के अलावा जितने भी कार्य बच जाते हैं से सभी कार्य कौन करता है? द्वितीयक जननांग करता है। ये हमने एक कॉमन बात पढ़ ली नर जनन तंत्र पढ़ने से पहले, ताकि आपको कोई भी प्रकार का डाउट यहां पे नहीं बचे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब अपन जो है वो नर जनन तंत्र को पढ़ने वाले। अब अपन किसको स्टार्ट करेंगे? नर जनन तंत्र को स्टार्ट करेंगे। इन चीज को मैं मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने तो मिटा दूं इसको। देखो, अब हमें नर जनन तंत्र पढ़ना है। नर जनन तंत्र के अंदर मैंने ये चीजें बताई ना, इन्हीं को इसमें अप्लाई करना है कि नर जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग कौन सा होता है, द्वितीयक जननांग कौन से होते हैं और बाह्य जननांग कौन से होते हैं। यही चीज पढ़नी है। चलो अपन मैं इसको मिटाऊं। अब देखो, अब अपन नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, हेडिंग आप लगा सकते हैं नर जनन तंत्र। ठीक है, अब हम बात करेंगे नर जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग की। नर जनन तंत्र में अपन बात करेंगे प्राथमिक जननांग की।
और नर जनन तंत्र के केस में अगर मैं प्राथमिक जननांग की बात करूं तो वो होते हैं वृषण, और वृषण कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। वृषण कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। वृषण को इंग्लिश में बोला जाता है टेस्टिस। क्या बोला जाता है? टेस्टिस। ठीक है, इतनी बातें समझ पा रहे हो? हमारे शरीर के अंदर नर जो होता है, ह्यूमन में नर जो होता है, उसके केस में प्राथमिक जननांग क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं। वृषण कितने होते हैं? दो होते हैं, या फिर मैं यूं कहूं एक जोड़ी होते हैं। इतनी बातें क्लियर है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। अब जो वृषण है वो तो हमने पढ़ लिया कि प्राथमिक जननांग है। अब प्राथमिक जननांग के कार्य थे क्या थे? याद करो। एक तो गैमेट का फॉर्मेशन, युग्मकों का निर्माण करना, तो इसका भी काम युग्मकों का निर्माण होगा। अब वृषण जो है वो प्राथमिक जननांग किसका है? नर का। और नर के केस में युग्मक क्या होगा? नर युग्मक। अब नर युग्मक क्या होता है? स्पर्म, शुक्राणु। तो यानी कि ये जो है ये दो काम करेगा, एक तो शुक्राणु का निर्माण, एक तो शुक्राणु का निर्माण, और दूसरा काम इसका क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण। मुझे बताओ इस चीज में कोई दिक्कत है आपको? इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। प्राथमिक जननांग के कार्य अगर आपने याद कर लिए, उसी को बेस मानते हुए अपन उसको फॉलो कर रहे हैं। भाई प्राथमिक जननांग युग्मकों का निर्माण करेगा, तो यहाँ पे नर युग्मक शुक्राणु होता है ना? नर युग्मक, अपन नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं तो नर युग्मक होगा, और नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, तो शुक्राणु का निर्माण करेगा। और दूसरा काम था प्राथमिक जननांग का सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करना। नर के केस में सेक्स हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। तो वही तो मैंने लिखा, वही चीजें मैंने लिखी है, टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करना। बताओ प्राथमिक जननांग में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे द्वितीयक जननांग की। किसकी बात करेंगे? द्वितीयक जननांग की। द्वितीयक जननांग, द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग क्या होता है? वृषण होता है। प्राथमिक जननांग क्या होता है? वृषण होता है। द्वितीयक जननांग कई सारे होते हैं, इसको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक होती है सहायक जनन वाहिनियां, सहायक जनन वाहिनियां, और दूसरा होता है सहायक जनन ग्रंथियां। दिखाई पड़ रहा है आपको? सहायक जनन ग्रंथियां, ये चीज आपको दिखाई पड़ रही है? द्वितीयक जननांग में हम इसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे, एक सहायक जनन वाहिनियां, एक सहायक जनन ग्रंथियां। ठीक है, वाहिनियां क्या काम करेगी? यहां पे ये जो लास्ट शब्द लिखे हुए हैं वाहिनियां और ग्रंथियां, इससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि वाहिनियां जो है, वाहिनी क्या काम करती है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, यानी कि युग्मकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करेगी, युग्मकों के स्थानांतरण का काम करेगी, युग्मकों के स्थानांतरण का काम करेगी। कौन करेगी? वाहिनियां करेगी। और हमने द्वितीयक जननांग का कार्य बिल्कुल पढ़ा है कि युग्मकों के निर्माण के अलावा अन्य जितने भी कार्य हैं, चाहे वो युग्मकों का स्थानांतरण हो, चाहे वो युग्मकों का पोषण हो, सारे कौन करता है? द्वितीयक जननांग कर रहा है। क्योंकि वाहिनियां जो है उसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि युग्मक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का। तो यहां पे ये हो गया। और ग्रंथियां, अपने पिछले जो चैप्टर में उसमें पढ़ना, ग्रंथियां पढ़ी थी। ग्रंथियां क्या करती है? किसी न किसी चीज का स्त्रावण करती है, सिक्रेशन करती है। तो ग्रंथियां कुछ न कुछ सिक्रेट करेगी, और उनमें कुछ ऐसी चीजें होगी जो उन युग्मकों को पोषण देंगे, उनको न्यूट्रिशन देंगे। जैसे कि ग्रंथियां जो है वो सिट्रिक एसिड का, इनोसिटोल का, फ्रक्टोज का स्त्रावण करेगी, और वो क्या करेगी? उन युग्मकों को पोषण देने का काम करेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ पा रहे हो आप कि सहायक जनन वाहिनियां क्या काम करती है और सहायक जनन ग्रंथियां क्या काम करती है? समझ पा रहे हो? अब सहायक जनन वाहिनियां जो है वो कौन कौन सी होती है, और सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, ये हमें पढ़ना है। पढ़ लेते? चलो, सहायक जनन वाहिनियां चार प्रकार की होती, सॉरी, सहायक जनन वाहिनियां चार प्रकार की होती है। नाम आप लिखते जाना। वृषण जालक, वृषण जालक,
दूसरी होती है अपवाही नलिका, अपवाही नलिका। तीसरी होती है अधिवृषण, अधिवृषण। और चौथी होती है शुक्रवाह, शुक्रवाह। ये 4 प्रकार की जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, सहायक जनन वाहिनियां हो जाएगी। ठीक है, नर के केस में सहायक जनन वाहिनियां 4 होती है। कौन कौन सी होती है आपके सामने लिखा हुआ है, वृषण जालक, अपवाही नलिका, अधिवृषण और शुक्रवाह। इंग्लिश वाले बच्चे सुन लो, वृषण जालक को कहते हैं रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। अपवाही नलिका को क्या कहते हैं, वास डेफरेंसिया, वास एफरेंसिया, वास एफरेंसिया। अधिवृषण को कहते हैं एपिडिडाइमिस, क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस। और जो शुक्रवाहक है उसको अपन कहेंगे वास डेफरेंस। याद हो गया, रेटिटेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए तो मैंने लिखी थी, वृषण जालक, अपवाही नलिका, अधिवृषण और शुक्रवाहक। 3-4 बार नाम बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारी 4 सहायक जनन वाहिनियां होगी। सहायक जनन ग्रंथियां कौन सी हो जाएगी, सहायक जनन ग्रंथियां 3 होती हैं। एक तो हो जाएगी आपकी शुक्राशय, शुक्राशय जो कितना होता है, एक जोड़ी होती है, यानी कि 2 होगी। एक इसके अंदर हो जाएगी आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सी हो जाएगी, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी होती है, 1 होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी होती है, 1 होती है। और तीसरे प्रकार की जो ग्रंथि है उसका नाम है काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, या इसको कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये भी कितनी होती है, 1 जोड़ी होती है। ये भी कितनी होती है, 1 जोड़ी। यानी कि शुक्राशय भी 1 जोड़ी, काउपर ग्रंथि भी 1 जोड़ी, लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि सिंगल होती है। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं जो हमें ध्यान में रखना है। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिंपल सिंपल चीजें मैंने आपको धीरे धीरे समझाते हुए पढ़ाई। ठीक है, अब तीसरा जो है हमने पढ़ लिया प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग। तीसरा होता है बाह्य जननांग। क्या होता है, बाह्य जननांग। और बाह्य जननांग की केस में मेल के अंदर क्या होता है, शिश्न होता है। क्या होता है, शिश्न, जिसको कहते हैं पेनिस, जिसको क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। ये इसका पूरा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। इसमें आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, अब ये डायग्राम पे अपन आएंगे, अब अपन इस डायग्राम पे आएंगे और अपन एक एक चीज को समझेंगे। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे जितने भी नाम मैंने लिखे हैं ना, चाहे वो टेस्टिस हो, चाहे वो वृषण जालक हो, अपवाही नलिका, अधिवृषण, शुक्रवाहक, या फिर ये ग्रंथियां हो, या पेनिस शिश्न हो, इन सब को अपन इस डायग्राम में लेबलिंग करेंगे। समझ रहे मेरी बात को। अब आपको ये पार्ट्स तो क्लियर होगी कि कौन कौन से भाग होते हैं जननांग में, नर जननांग में कौन कौन से भाग होते हैं, ये आपको समझ आ गया। अब अपन डायग्राम में लेबलिंग करेंगे, चित्र के द्वारा अपन इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं और अब डायग्राम में लेबलिंग कर रहा हूं। अब मैं डायग्राम में लेबलिंग करूंगा, मिटा सकता हूं इसको। चलो लिख लिया होगा आपने। अब देखो, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, अपन ने ये चीजें पढ़ ली। इसके बाद में अपन इनको डायग्राम में लेबलिंग कर लेंगे। उसके बाद में वृषण के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन और जुटाएंगे, है ना। ग्रंथियां जो है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन और लेंगे। पेनिस क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। बाकी कुछ नहीं है नर जनन तंत्र। अगर आप चीजों को अच्छी तरीके से माइंड में सेट करके प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, तो आप पूरा चैप्टर पढ़ा भी सकते हैं, है ना, पढ़ा भी सकते। कुछ लोग कहते हैं कि सर पढ़ाते कैसे हैं, टॉपिक याद नहीं रहता, वो एक सीक्वेंस में करना पड़ता है ना। चलो अपन बातें ज्यादा नहीं करते, टाइम वेस्ट करने की बजाय अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो संरचना आपको दिख रही है, एक ये और एक ये होते हैं वृषण। ये क्या होते हैं, वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं। और वृषण आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक इधर है एक इधर है, यानी कि वृषण कितने होंगे, 2 होंगे। वृषण कितने होते हैं, 2 होते हैं।
अब वृषण जो होता है उसके जस्ट ऊपर ये जो संरचना पाई जाती है, ये देखो इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, ये होता है अधिवृषण। ये क्या होता है? अधिवृषण। इतनी बातें समझ रहे हो? वृषण के जस्ट ऊपर जो संरचना पाई जाती है वो अधिवृषण। और अधिवृषण क्या है? वृषण तो प्राथमिक जननांग है, अपन पढ़ लिया। अधिवृषण क्या है? द्वितीयक जननांग। और द्वितीयक जननांग को भी हमने दो भागों में बांटा, सहायक जनन वाहिनियां, सहायक जनन ग्रंथियां। तो ये क्या है? सहायक जनन वाहिनी है। चार प्रकार की वाहिनी पढ़ी थी, वृषण जालक, अधिवृषण, है ना। तो ये जो एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस, उसमें से ये अधिवृषण है, एपिडिडाइमिस है। समझ रहे मेरी बात को? चलो, अब ये तो अपन ने समझ लिया। अब इस ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका बारे में नहीं बताया, ये भी वृषण है और इसके ऊपर अधिवृषण है, ठीक है। अब ये जो लंबी नली जा रही है यहां पे ऐसे, इसको अपन कहते हैं शुक्रवाहक। ये भी एक द्वितीयक जननांग में सहायक जनन वाहिनी है, जिसको अपन ने वास डेफरेंस या शुक्रवाहक का। ये क्या हो जाएगी? शुक्रवाहक हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो? चलो, अब यहां पे देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है पेनिस। इसको अपन क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट, इसको अपन कहते हैं शिश्न। शिश्न। और शिश्न जो होता है, इसका आगे का भाग थोड़ा सा ब्रॉड होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है। पीछे का जो पार्ट होता है उसकी तुलना में जो टॉप पार्ट होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, और उसको अपन नाम दे देते हैं ग्लांस पेनिस। ये जो चौड़ा भाग होता है इसको अपन नाम दे देते हैं ग्लांस पेनिस। क्या दे देते हैं? ग्लांस सॉरी। कुछ लोगों को लगता होगा कि पढ़ाने में क्या जोर आता है, भाई मुझे पूछो, है ना। मैं जब पढ़ाता हूँ ना, ईमानदारी से पूरी दिल जान से पूरी जो एनर्जी है ना वो इस क्लास में लगा देता हूँ, है ना। चलो, ये क्या हो जाता है? इसका आगे वाला जो पार्ट है उसको अपन ग्लांस पेनिस कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर ये स्किन फोल्ड पाई जाती है, ठीक है। स्किन फोल्ड पाई जाती है, तो ये अपनी स्किन फोल्ड हो जाएगी, स्किन फोल्ड पाई जाती है। तो ये पेनिस यानी कि बाह्य जननांग के बारे में हमने चीजें क्लियर कर ली। अब देखो, अब हमने तीन सहायक जनन ग्रंथियां पढ़ी थी। एक जोड़ी शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक जोड़ी काउपर ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर आपको दिख रही है ना, ये जो संरचना है ये हो जाएगी शुक्राशय, ये हो जाएगी शुक्राशय। ये जो है ये हो जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। और इसके नीचे ये वाली जो है ये हो जाएगी काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। बताओ, तीनों ग्रंथियां समझ में आ गई? तीनों ग्रंथियां समझ में आ गई। जिस हिसाब से आपने नाम याद रखे ना उसी हिसाब से लेबलिंग करना है। सबसे ऊपर शुक्राशय कितनी है? एक जोड़ी, एक इधर एक इधर, तो दो हो गई, दो को अपन एक जोड़ी कहते हैं। फिर आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक ही होती है। तो अब आप कहेंगे सर ये भी तो दो है, दो नहीं, ये इसके पीछे से आई हुई है, एक ही है, याद रख लेना इसको। और जो काउपर ग्रंथि है ये भी दो होती, ठीक है। चलो, ये हमने इनको भी पढ़ लिया। अब देखो, अब आप कहेंगे सर ये क्या है? ये जो संरचना दिख रही है, तो ये है आपका मूत्राशय। ये क्या चीज है? ये होता है मूत्राशय। कहां पे लिखूं? जहां पे भी जगह मिल जाए वहां पे लिख दूं, मूत्राशय। ये क्या है? मूत्राशय। और ये मूत्राशय से क्या निकल रही है? मूत्र वाहिनियां, मूत्र वाहिनियां। तो ये जो दो संरचना निकल रही है, एक इधर एक इधर, ये मूत्र वाहिनियां है, ठीक है। ये क्या होती है? मूत्र वाहिनियां होती है। अब जो है और क्या बताऊं मैं आपको? अब देखो, इतनी चीजें आपने समझ ली। अब यहाँ पे ये जो पेनिस है ना, शिश्न है ना, इसके अंदर तीन उत्थानशील उत्तक पाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं लेकिन संख्या तीन होती है। दो प्रकार के कौन से होते हैं? एक तो होता है कॉर्पोरा कार्बिनोसा और एक होता है कॉर्पोरा स्पंजियोसोम। कॉर्पोरा कार्बिनोसा और एक होता है स्पंजियोसोम। तो इसके सेशन के जो पृष्ठ भाग में, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये तो है कॉर्पोरा कार्बिनोसा, और इसके अधर भाग में जो पाया जाता है उसको कहते हैं कॉर्पोरा स्पंजियोसोम। तो यहाँ पे इसको लेबलिंग करते हैं कॉर्पोरा कार्बिनोसा, और यहाँ पे जो है वो अदर भाग में आपका कौन सा हो जाएगा? कॉर्पोरा स्पंजियोसोम।
ये क्या होते हैं, ये उत्थानशील उत्तक है। सबसे पहले तो ये पाया जाता है आपके पृष्ठीय भाग में, पृष्ठीय भाग में, और ये पाया जाता है आपके अधर भाग में, अधर भाग में। और ये दोनों ही दोनों क्या है, उत्थानशील उत्तक है, उत्थानशील उत्तक। सर समझ में नहीं आया, उत्थानशील का मतलब क्या होगा? उत्थानशील का मतलब है जो पेनिस होता है वो सामान्यतः क्या होता है, लूज कंडीशन में होता है ना, सामान्यतः लूज कंडीशन में होता है। अगर इसको टाइट करना है तो इस स्थिति के अंदर ये जो उत्थानशील उत्तक है ये इसको क्या करेंगे, लूज से टाइट कंडीशन में लाने का काम करेंगे। उत्थानशील का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये आपके डायग्राम मैंने आपको बना दिया, ये डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसको समझ ले। अब अपन शुरुआत करने जा रहे हैं प्राथमिक जननांग यानी कि टेस्टिस को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें, लेकिन एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार आप इसको नोट कर लो, कर लिया? चलो अब अपन पढ़ेंगे वृषण के बारे में। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, वृषण के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बात। नर के केस में अगर मैं बात करूं वृषण की, तो ये चीज हमें पहले ही पता चल चुकी है कि वृषण जो है वो क्या होते हैं, प्राथमिक जननांग होते हैं, प्राथमिक जननांग है, ठीक है। और जो प्राथमिक जननांग है वो क्या काम करेगा, एक तो शुक्राणु का निर्माण करेगा, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक तो शुक्राणु का निर्माण करेगा और एक टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करेगा, ये दो काम है इसके। वृषण कितने होते हैं तो ये भी हमने पढ़ लिया कि वृषण जो है वो दो होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है, ठीक है। अब देखो वृषण जो होते हैं ना, वृषण इसकी स्थिति की बात करते हैं कि वृषण जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो वृषण पाए जाते हैं, एक शब्द मैं यूज करूंगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी कि बाह्य उदरीय। समझ पा रहे कुछ, बाह्य उदरीय यानी कि जो आपका पेट है उस पेट से बाहर की तरफ एक अलग थैलीनुमा संरचना के अंदर वृषण पाए जाते हैं। समझ पा रहे हो, वृषण हमारे शरीर के अंदर नहीं होते, उदर के अंदर नहीं होते, ये बाहर एक थैलीनुमा संरचना में लटके रहते हैं वृषण, टेस्टिस। क्यों लटके रहते हैं इसका भी कारण मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले इतना लिख लो, इसकी स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ये बाह्य उदरीय, बाह्य उदरीय एक थैलेनुमा संरचना, थैलेनुमा संरचना में पाए जाते हैं। और ये जो थैलेनुमा संरचना है ना, इसको अपन कहते हैं स्क्रोटम पाउच, स्क्रोटम पाउच। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम पाउच। हिंदी में इसको बोलते हैं, एक मिनट, हिंदी में इसको बोलते हैं वृषण कोश, वृषण कोश। यानी कि वृषण जो है वो आपके वृषण कोश में पाए जाते हैं, एक थैलीनुमा संरचना में बाहर की तरफ, पेट से बाहर की तरफ लटके हुए रहते हैं, ये इनकी स्थिति होगी। स्थिति क्लियर है, वृषण कहाँ पे पाए जाएंगे, बाह्य उदरीय स्थिति होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोजीशन होती है, और जो थैले के अंदर ये पाए जाते हैं उसका नाम है वृषण कोश या स्क्रोटम पाउच, ठीक है। अब रीजन समझिए क्यों पाए जाते हैं। देखो वृषण का काम क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो टेस्टिस होता है, वृषण होता है, उसका काम है शुक्राणु का निर्माण करना। अब जो शुक्राणु है उनको बनने के लिए जो टेम्परेचर आवश्यक होता है वो बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और वृषण को बनने के लिए, सॉरी, शुक्राणुओं को बनने के लिए जो तापमान है वो हमारी बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए।
यानी कि इनको अपन की बॉडी में तो वृषण को नहीं रख सकते। अगर वृषण बॉडी में रहेंगे तो बॉडी टेम्परेचर पर शुक्राणुओं का निर्माण ही नहीं हो पाएगा, यानी कि पहली बात इनको बॉडी में नहीं रख सकते। इस वजह से बॉडी से बाहर इनको रखा गया, और वहां पे बॉडी से बाहर इनको रखा गया तो वहां पे जो इनका टेम्परेचर है वो बिल्कुल इनका मेंटेन हो जाता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रह जाता है, और जो शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक है। कारण समझ पाए कि क्यों वृषण जो है वो उदर से बाहर की तरफ स्क्रोटम पाउच में पाए जाते हैं। रीजन समझ पा रहे हैं कि वृषण का काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना, और शुक्राणु बनने के लिए जो टेम्परेचर है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, और वो उनको स्क्रोटम पाउच में मिलेगा। तो ये इसका कारण है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि शुक्राणुओं को बनने के लिए, शुक्राणुओं को बनने के लिए शरीर ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप चाहिए, जो कि इतना लिख लो, समझ पा रहे हो तो आप कि शुक्राणुओं को बनने के लिए शरीर ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप चाहिए। और लिख लो, पूरा लिख लो। इसलिए वृषण बाहर की तरफ स्थित होते हैं। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है, आपको समझ लेना है वृषण की स्थिति क्या होती है, और जिस थैले में पाए जाते हैं उसका नाम क्या है, और बाहर क्यों पाए जाते हैं उसका कारण समझना। सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज और है, जो वृषण कोश है, जो स्क्रोटम पाउच है, वृषण कोश, पहले इसको लिख लो फिर मैं समझाऊं। वृषण कोश में क्रिनास्टल व डार्टस, क्रिनास्टल व डार्टस मसल्स पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है। जो वृषण कोश की स्थिति बनाए रखती है, स्थिति बनाए रखती है। वृषण कोश की स्थिति बनाए रखती है, क्या मतलब हुआ सर? सबसे पहले तो ये समझो कि जो स्क्रोटम पाउच या वृषण कोश, उसमें 2 प्रकार की पेशियां होती हैं, एक क्रिनास्टल मसल और एक डार्टस मसल्स। ये इसका काम क्या है? वृषण कोश की स्थिति को बनाए रखना। क्या मतलब सर, समझे नहीं? वृषण कोश जो है वो आपका सर्दियों के अंदर शरीर के नजदीक आ जाता है। वृषण कोश सर्दियों के अंदर शरीर के नजदीक आ जाता है, और गर्मियों में उसकी स्थिति शरीर से काफी दूर हो जाती है। समझ रहे? लड़के तो बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे होंगे कि वृषण कोश जो है उसकी स्थिति सर्दियों में, यानी कि विंटर सीजन में अगर मैं बात करूं तो वो बिल्कुल बॉडी के नजदीक चिपक जाते हैं। रीजन क्या है? सर्दियों में बाहर टेम्परेचर बहुत कम हो गया, और शुक्राणु निर्माण के लिए जो टेम्परेचर है वो तो एक आइडियल टेम्परेचर है, वो तो उसी टेम्परेचर पर बनेंगे। तो इसलिए बाहर अगर टेम्परेचर कम है तो शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। इसलिए वो क्या होते हैं, हीट को लेने के लिए, अपने को आपको गर्म रखने के लिए, वो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए शरीर के नजदीक चले जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर तो 37 है, तो उसके नजदीक चले जाएंगे तो इनको भी जो टेम्परेचर चाहिए वो मिल जाएगा, है ना। और गर्मियों में तो बाहर ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो इनको शरीर के नजदीक जाके और टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, इसलिए ये शरीर से थोड़े दूर चले जाते हैं, शरीर से थोड़े से दूर चले जाते हैं। तो ये इसी वजह से इसको कहते हैं कि ये काम कौन करता है, इसको नजदीक लाना, दूर ले जाना। ये इसके अंदर 2 पेशियां पाई जाती है, एक डार्टस मसल्स और एक क्रिनास्टल मसल। ये दोनों पेशियां जो है ये काम करती है। ठीक है, चलो एक और पॉइंट आप लिख लो। शुरुआत में वृषण उदर गुहा में ही होते हैं,
लेकिन गर्भावस्था के 7वें महीने में टेस्टोस्टेरोन के स्त्रावण की वजह से इंग्विनिल, नाम ध्यान से लिखना, इंग्विनिल कैनाल के माध्यम से वृषण कोश में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये भी मैं समझाऊंगा। वृषण कोश में स्थानांतरित हो जाते हैं। चलो, अब ये तीसरी बात क्या कही मैंने कि जब शुरुआत के अंदर जब प्रेगनेंसी होती है, बच्चे का जब जन्म होता है उससे पहले 9 महीने तक गर्भावस्था चलती है। तो गर्भावस्था के अंदर ही क्या वृषण बाहरी बनना स्टार्ट होते हैं या वृषण कोश के अंदर ही होते हैं? नहीं, शुरुआत में वृषण अपनी उदर गुहा में होते हैं। शुरुआत में जो उदर गुहा है, एब्डोमिनल कैविटी है, वहां पे पाए जाते हैं। जब 7वां महीना होता है प्रेगनेंसी का, 7वां महीना, उस समय उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण होगा। किसका? टेस्टोस्टेरोन का। और उस वजह से टेस्टोस्टेरोन के स्त्रावण की वजह से जो आपके टेस्टिस है वो इंग्विनिल कैनाल, एक अलग इनके लिए पर्टिकुलर जो है वो डक्ट है, कैनाल है, जिसके माध्यम से ये जो है उदर गुहा से वृषण कोश में ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं इतनी बात को? ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए या 4 मान लो, ये वृषण के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा आपको, ईमानदारी से पूरा तन मन धन जो कहते हैं ना, उससे आप समझिए। सबसे पहले वृषण क्या है? प्राथमिक जननांग है। प्राथमिक जननांग है, यानी कि प्राथमिक जननांग है तो इसके 2 काम होंगे, शुक्राणु का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव। वृषण की संख्या कितनी होती है? 2। अब हमने कहा कि वृषण की स्थिति क्या होती है, तो ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, बाह्य उदरीय होते हैं, यानी कि शरीर के बाहर, उदर के बाहर, शरीर के बाहर नहीं, उदर के बाहर, पेट के बाहर एक थैले नुमा संरचना में पाए जाते हैं, जिसको अपन ने नाम दिया स्क्रोटम पाउच या वृषण कोश। क्यों पाए जाते हैं? कारण भी हमने समझा, क्योंकि जो टेस्टिस होते हैं उनका काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना, और शुक्राणु निर्माण के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारी बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, इसलिए इनको शरीर के अंदर तो नहीं रख सकते, इसलिए इनको एक पर्टिकुलर जगह दी गई, स्क्रोटम पाउच में रखा गया, ताकि वहां पे वो टेम्परेचर मेंटेन कर पाए और शुक्राणु का निर्माण जो है वो कंटिन्यूसली होता रहे। ठीक है, ये इसका कारण भी हमने समझ लिया। फिर हमने कहा कि जो वृषण कोश होता है उसके अंदर 2 प्रकार की मसल्स होती है, एक क्रिनास्टल मसल, एक डार्टस मसल्स। क्रिनास्टल मसल और डार्टस मसल जो है ये वृषण कोश की स्थिति को बनाए रखने का काम करती है, यानी कि जब सर्दियों के अंदर वृषण कोश को शरीर के नजदीक लाना और गर्मियों में वृषण कोश को शरीर से दूर ले जाना। समझ पा रहे हैं? अब ये दूर क्यों ले जा रही है, पास क्यों ले जा रही है, ये इससे समझ में आ रहा है। टेम्परेचर का सारा खेल है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो शुक्राणु का निर्माण होता रहेगा, और टेस्टिस का काम ही शुक्राणु का निर्माण करना है, तो टेम्परेचर तो मेंटेन करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि क्या शुरुआत में ही वृषण कोश में होते? नहीं, शुरुआत के अंदर जब बेबी गर्भावस्था में होता है उस समय 7वें महीने तक तो टेस्टिस आपके उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं, लेकिन जब 7वें महीने में वो जो मेल बेबी है वो टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करेगा, और उसके प्रभाव में जो टेस्टिस हैं वो आपके उदर गुहा से वृषण कोश में स्थानांतरित हो जाते हैं। और कैसे होते हैं? इंग्विनिल कैनाल के माध्यम से होते हैं। ठीक है, ये बातें आपको समझनी थी, इतनी बातें आपको समझनी थी। अगर आपको समझ आ गई तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटाओ इसको, मिटाओ। चलो, अब एक छोटी सी बात मैं वृषण के बारे में और आपको सिखाना चाहूंगा। छोटी सी बात है, क्योंकि अपन कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। एग्जामिनर किसी भी हद तक जाके सवाल बनाएगा तो अपना सवाल गलत नहीं होना चाहिए, बस इतने सा अपना टारगेट है। ठीक है, कम समय में पढ़ेंगे, पूरा कंटेंट पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई मस्ती मजाक नहीं करना है, बिल्कुल प्योर कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। एक भी चीज़ मैंने फालतू आपको क्लास में बोली हो तो बताओ, कुछ भी नहीं, क्योंकि फालतू के लिए बहुत टाइम है।
है ना, आप मुझे टेलीग्राम पे कर देना मैसेज, वहां पे अपन बहुत बातें करेंगे। लेकिन क्लास के अंदर केवल और केवल 1 घंटे अपन शिद्दत से पढ़ेंगे ना, तो जो लोग 3 से 4 क्लासों में करवा रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जो लोग 3 से 4 क्लासों में कंटेंट देते हैं ना, वो मैं आपको एक क्लास में दे देता हूँ। आप देख लेना, भले मिला लेना किसी भी क्लास की, ठीक है। चलो अब देखो वृषण कैसा होता है, उसकी स्थिति अगर थोड़ा सा अपन देखने का प्रयास करें। ये कौन सा हो गया, चलो वृषण की स्थिति को अगर अपन बात करें तो मान लो इस प्रकार का, ये हमारा क्या है, वृषण है। ये हमारा ये क्या है, वृषण है, ठीक है, ये वृषण है। अब वृषण जो होता है ना, उसके अंदर ऐसे पाई जाती है वृषण पालिया। ये क्या है, वृषण पालिया, ये है वृषण पालिया। और वृषण पालियों के अंदर पाए जाते हैं शुक्रजनक नलिका। वृषण पालियों में क्या पाई जाती है, शुक्रजनक नलिका। वृषण पालियों में क्या पाई जाएगी, शुक्रजनक नलिका, यानी कि ये जो है ये आपकी है शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका, ये जो शुक्रजनक नलिका है, ये प्रत्येक वृषण पाली में इनकी संख्या 1 से 3 होती है। तो ये भी लिख लो, प्रत्येक वृषण पाली में 1 से 3 तक होती है, यानी कि 1 से लेकर के 3 तक इनकी संख्या हो सकती है प्रत्येक वृषण पाली। अब आपको ये सबको पता है कि शुक्राणु का निर्माण कहां पे होता है, वृषण में। लेकिन वो एग्जामिनर और डीपली जाना चाहे तो वो आपको याद रखना है कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में भी कहां पे होता है, शुक्रजनक नलिकाओं के द्वारा होता है ना। वृषण में वृषण पालियां, और पालियों के अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिका। एक्चुअल में जो शुक्राणु का फॉर्मेशन कर रही है वो ये शुक्रजनक नलिका है। वो क्या है, शुक्रजनक नलिका, ठीक है, जो कि यहाँ पे पाई जाती है। इससे आगे यहाँ पे जहां पे ये वृषण पालियां मिल रही है, इस वाले पार्ट्स को अपन कहते हैं ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं शुक्राणु परिवहन का पथ, यानी कि शुक्राणु कैसे चलते हैं, किस दिशा की तरफ ये स्थानांतरित होते हैं। समझे, शुक्राणु परिवहन का पथ। बहुत आसान है, अगर आपने ईमानदारी से ध्यान से देखा तो। सबसे पहले शुक्राणु कहां पर बन रहे हैं, शुक्रजनक नलिका में, यानी कि निर्माण इसका उद्गम स्थल शुक्रजनक नलिका है। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका से आगे वाला पार्ट क्या है, ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी। अब मैंने आपको 4 जनन वाहिनियां पढ़ाई द्वितीयक जननांग में पढ़ाई, और मैंने क्या कहा, वाहिनियों का काम क्या है, शुक्राणु का या जो गैमेट है, युग्मक है, उसका स्थानांतरण करना। बताई थी, बिल्कुल बताई सर। अब ये जो है चारों जनन वाहिनियां आपको क्रम से यहाँ पे लिख देनी। भाई वाहिनियां का काम स्थानांतरण होता है, तो वो चारों जनन वाहिनियां आपको क्या करनी है, यहाँ पे लाइन से लिख देनी है। 4 जनन वाहिनियां कौन कौन सी थी बताओ, वृषण जालक, वृषण जालक, एक मिनट, वृषण जालक, अपवाही नलिका, अधिवृषण, शुक्र भाग, ये चारों जनन वाहिनियां। और फाइनली कहां पे आ जाएगा, स्खलन नलिका में, स्खलन नलिका, और स्खलन नलिका से होते हुए बाहर, आउट। ये इसके शुक्राणु के परिवहन का पथ है। बताओ समझ में आया नहीं आया, आसान है अगर आपने थोड़ा सा भी इसको लॉजिकली पढ़ा है तो। सबसे पहले इसका निर्माण का होता है शुक्रजनक नलिका, मैं कहता हूं ट्यूबुली रेक्टी भी भूल जाओ, शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका के बाद में जो इसके स्थानांतरण का काम करेगी वो कौन करेगी, जो सहायक जनन वाहिनियां, वही तो करेगी। और सहायक जनन वाहिनियां कौन सी होती है, वृषण जालक, अपवाही नलिका, अधिवृषण, शुक्रभाग, और फाइनली इजैकुलेटिव डक्ट में, और उससे बाहर आ जाएगी। ये वृषण के परिवहन का पथ है, इसको नोट कर लो, ये वृषण के परिवहन का पथ है। ठीक है,
इतनी बातें क्लियर? चलो, तो ये किसका काम हो गया? देखो अब अपन ने क्या पढ़ लिया? टेस्टिस पढ़ लिया, सहायक जनन वाहिनियां स्थानांतरण का काम करती है तो वो भी अपन ने पढ़ लिया। अब हमारी बची सहायक जनन वाहिनियां, सॉरी ग्रंथियां, वाहिनियां तो अपन ने पढ़ ली। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सहायक जनन ग्रंथि, सहायक जनन ग्रंथि, सहायक जनन ग्रंथियां। बताओ सहायक जनन ग्रंथियां कितनी थी? 3, एक जोड़ी शुक्राशय, एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड और एक जोड़ी बल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्लैंड। तो लिख लेते हैं अपन कि इसमें एक तो हो जाएगी शुक्राशय। शुक्राशय कितनी होती है? एक जोड़ी। एक होती है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये कितनी होती है? सिंगल होती है। और एक इसमें होती है काउपर ग्रंथि, जिसको अपन बल्बो यूरिथ्रल भी कहते हैं, ये भी कितनी होती है? एक जोड़ी। ये तीनों प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां हैं, ठीक है? तीनों प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां हैं, सही क्या आपको पता है? अब देखो ग्रंथियां हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ स्त्रावित करेगी, कुछ न कुछ लिक्विड, कुछ न कुछ तरल स्त्रावित होंगे और उसमें कुछ न कुछ पदार्थ होंगे। इतनी तो बात हमें कॉमन सेंस से पता चल रही है। शुक्राशय से जो पदार्थ स्त्रावित होता है, जो तरल स्त्रावित होता है, उसमें क्या क्या मिलेगा? उसमें जो स्त्रावित होता है उसमें मिलेगा आपको सिट्रिक एसिड, हिंदी में लिखते हैं सिट्रिक एसिड यानी कि सिट्रिक अम्ल, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, इनोसिटोल, इनोसिटोल, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो पदार्थ हैं ये शुक्राशय द्वारा तरल में पाए जाते हैं। कौन कौन से? सिट्रिक एसिड, फ्रक्टोज, इनोसिटोल और प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा जो तरल स्त्रावित होता है उसमें जो आपको मिलेगा वही मिलेगा, आपको सिट्रिक अम्ल मिलेगा। ये तो चीजें सेम है। बाकी यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन की जगह यहाँ पे मिलेगा प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है? अब इनका अपन काम भी देखेंगे कि ये काम क्या करता है, लेकिन अभी केवल इतना पढ़ लो कि इससे कौन सी चीजें स्त्रावित होती है। हालांकि वो इतना डीपली जाके आपको नहीं पूछेगा, सिंपल सा। अब शुक्राशय के द्वारा जो तरल स्त्रावित होता है ना, ये जो तरल है ये वीर्य का 60% भाग बनाता है। 60% भाग क्या होता है? ये होता है। जबकि प्रोस्टेट द्वारा स्त्रावित तरल वीर्य का 20 से 30% भाग बनाता है। वीर्य का 20 से 30% भाग बनाता है, ठीक है? अब देखो काउपर ग्रंथि जो होती है ये क्या करती है, इसका काम समझो। काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि जो है ये एक क्लियर और थिक लिक्विड का स्त्रावण करेगी, यानी कि एक तरल और पारदर्शी, अपन कह सकते हैं बिल्कुल पारदर्शी तरल पदार्थ का स्त्रावित करेगी, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब समझते हैं नर और मादा जब आपस में गैमेट ट्रांसफर करने के लिए संभोग करते हैं, तो संभोग की प्रक्रिया में जो आपका नर का पेनिस होता है, शिश्न होता है, बाह्य जननांग होता है, उसको लुब्रिकेशन का मतलब स्नेह, चिकनापन, है ना, उसको चिकनाट प्रदान करने के लिए एक तरल स्त्रावित होता है, पतला सा मतलब गाढ़ा भी होता है, इसको अपन कह सकते हैं बिल्कुल थिक और क्लियर लिक्विड होता है, वो काउपर ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। लिख लो इसको, थिक एंड क्लियर लिक्विड जो संभोग के दौरान शिश्न हो, चिकनाट प्रदान करता है, है ना? तो ये किसका काम है? काउपर ग्रंथि का। और ये जो है ये वीर्य का कितना भाग होता है? वीर्य का 10 से 15% भाग बनाता है, 10 से 15% भाग, ये 20 से 30% भाग और ये 60% भाग, यानी कि सबसे ज्यादा योगदान वीर्य में किसका है? शुक्राशय द्वारा स्त्रावित तरल का है। बताओ सहायक जनन ग्रंथियां क्लियर? सिंपल सी बातें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए।
बहुत आसान सी बात है भाई। शुक्राशय है तो शुक्राशय के अंदर क्या क्या होता है, उसके तरल में सिट्रिक एसिड होता है, फ्रक्टोज होता है, इनोसिटोल होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। मैं बात करूं प्रोस्टेट की, तो प्रोस्टेट में क्या होता है, इसके अंदर भी सिट्रिक एसिड, फ्रक्टोज वगैरह और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। अब ये वीर्य का 60% भाग बनाएगा, ये 20 से 30% भाग बनाएगा, ये 10 से 15% भाग बनाएगा। और काउपर ग्रंथि का जो काम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। काउपर ग्रंथि जो है वो आपके शिशन को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये इसका काम है। अब देखो ये जो मैंने आपको लिखे ना सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फ्रक्टोज, इनोसिटोल, ये जो है ना ये शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं। शुक्राणुओं को हमने पढ़ा भी था कि शुक्राणु के संचयन से संबंधित काम द्वितीयक जननांग का होता है और ग्रंथियां द्वितीयक जननांग की भाग है। तो यहाँ पे ये शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं सिट्रिक एसिड, फ्रक्टोज, इनोसिटोल। अगर मैं बात करूं प्रोस्टाग्लैंडिन की, प्रोस्टाग्लैंडिन की, तो ये गर्भाशय गुहा में निर्वात उत्पन्न करता है, गर्भाशय गुहा में निर्वात उत्पन्न करता है। ये इसका काम हो जाएगा, गर्भाशय गुहा में निर्वात उत्पन्न करने का काम किसका हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का। और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन जो है, मेरे पास जगह नहीं, आप खुद लिख लो। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन क्या काम करता है, ये जो है आपके स्कंदित वीर्य, स्कंदन का मतलब जो वीर्य जम गया है उसको पुनः द्रवित अवस्था में लाने का काम कौन करेगा, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन करता है। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन का काम लिखेंगे आप कि स्कंदित वीर्य को पुनः द्रवित अवस्था में लाने का काम करता है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। स्कंदित वीर्य को द्रवित अवस्था में लाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमने सहायक जनन ग्रंथियां पढ़ी। बताओ इसमें कोई डाउट, इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है मुझे बताएं आप। मिटा सकता हूं इसको, चलो। अब एक इसी से मिलती जुलती चीज मैं आपको इसी के साथ में बताऊंगा तो और भी अच्छे से क्लियर होगी कि सीमन क्या होता है। सीमन यानी कि वीर्य, सीमन, वीर्य क्या होता है, वीर्य क्या होता है। तो वीर्य सिंपल दो चीजों से मिलकर बना होता है। वो दो चीजें कौन सी है, एक होता है सेमिनल प्लाज्मा और एक होता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक सेमिनल प्लाज्मा और दूसरा स्पर्म। स्पर्म क्या होता है, शुक्राणु। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा होता है तीनों जनन ग्रंथियों द्वारा, तीनों जनन ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित तरल। उसको तीनों को जनन ग्रंथियों द्वारा जो स्त्रावित तरल होता है वो सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि वीर्य के अंदर आपकी जो तीनों सहायक जनन ग्रंथियां थी उनसे स्त्रावित होने वाला तरल प्लस में स्पर्म जो शुक्रजनक नलिका टेस्टिस के अंदर बन रही थी, उन चारों को अगर मिला दें तो आपके सीमन वीर्य का निर्माण होता है, तब आपके वीर्य का निर्माण होता है। अब वीर्य की पीएच कितनी होती है, तो वीर्य की पीएच होती है 7.2 से 7.7, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। 7 से ज्यादा होगी तो सारे कैसा सारे, हल्का सारे। और इसके पीएच का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो वो होता है शुक्राशय के द्वारा। पीएच का निर्धारण कौन करता है, शुक्राशय करता है। क्यों करता है सर, हमें बताइए। हमने जब तीनों प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां पढ़ी तो शुक्राशय द्वारा जो स्त्रावित तरल है वो वीर्य का कितना भाग बनाता है, 60%। यानी कि सबसे ज्यादा योगदान वीर्य के बनने में किसका है, शुक्राशय का। तो पीएच भी कौन निर्धारित करेगा, शुक्राशय। भाई उसकी जो पीएच होगी वही तो वीर्य की पीएच होगी। इस वजह से पीएच का निर्धारण शुक्राशय द्वारा होता है। बताओ सीमन वीर्य क्लियर हुआ। अब देखो, अब एक चीज समझ लो, अलग से इसको नोट करना कि एक बार स्खलन में, स्खलन का मतलब
एक बार जब वीर्य निकलता है तो एक बार स्खलन में जो वीर्य निकलेगा उसमें 200 से 400 मिलियन शुक्राणु मिलेंगे, मिलियन शुक्राणु मिलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब कोई नर एक बार इजैकुलेट करता है, एक बार वीर्य स्खलित करता है, उस समय उसके वीर्य में 200 से 400 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं। और ये जो 200 से 400 मिलियन स्पर्म हैं, इनमें से देखो किसी मादा को निषेचित करने हेतु, किसी मादा को निषेचित मतलब फर्टिलाइज करने हेतु ये जो 200 से 400 मिलियन शुक्राणु निकले हैं ना, इनमें से 60% शुक्राणु निश्चित आकृति व आकार वाले होने चाहिए। और ये जो 60% है ना, इनमें से भी 40% उच्च गतिशीलता, 40% उच्च गतिशीलता दर्शाने वाले होने चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात? 200 से 400 मिलियन वीर्य जो निकलता है वो कितना होता है? 2.5 से 5 ml तक हो सकता है, 2.5 से 5 ml। अब देखो सुनो इस बात को, ये तो पता चल गया कि एक बार जब वीर्य स्खलित करता है तो वो वीर्य जो है वो अमाउंट कितना होगा? 2.5 से 5 ml। और उस 2.5 से 5 ml के वीर्य में लगभग 200 के 400 के बीच शुक्राणु आपको मिलेंगे, मिलियन में 200 से 400 मिलियन शुक्राणु मिलेंगे। अब अगर ये शुक्राणु की संख्या में कमी हो रही है, यानी कि 200 मिलियन से कम है, तो भी वो मादा को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर इन 200 से 400 मिलियन शुक्राणु में 60% का एक निश्चित आकृति और आकार नहीं है, तो भी वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। और अगर उनमें 40% शुक्राणु उच्च गतिशीलता वाले नहीं है, 40% शुक्राणु उच्च गतिशीलता वाले नहीं है, तो वो भी किसी भी मादा को फर्टिलाइज नहीं कर पाना, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन है। सबसे पहले जो है वो आपके वीर्य के अंदर 200 से 400 मिलियन शुक्राणु हो, है ना, किसी मादा को फर्टिलाइज करने की कंडीशन 200 से 400 मिलियन शुक्राणु। अब ये जो शुक्राणु है इनमें से भी 60% का एक निश्चित आकार और आकृति होनी चाहिए, और इन 60% में भी 40% शुक्राणु उच्च गतिशीलता वाले होने चाहिए, हाई मोबिलिटी दर्शाने वाले, तभी जाकर के एक मादा को फर्टिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। लिख लो इसको, फटाफट लिख लो इसको। अब सिर्फ 5 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, उसको अपन क्लियर कर लेते हैं। इसको मिटाऊं मैं? अब अपन पढ़ेंगे बाह्य जननांग। सहायक जनन वाहिनी हमने पढ़ ली, ग्रंथियां पढ़ ली और प्राथमिक जननांग भी पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे बाह्य जननांग। बाह्य जननांग क्या होता है? बाह्य जननांग शिश्न, पेनिस, ठीक है, शिश्न या पेनिस। ये जो शिश्न होता है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 3 उत्थानशील उत्तक पाए जाते हैं। कितने? 3 उत्थानशील उत्तक इसमें पाए जाते हैं। 3 उत्थानशील उत्तक युक्त, जिनमें कॉर्पोरा कार्बेनोसा पृष्ठीय भाग में व कॉर्पोरा स्पंजियोसोम अधर भाग में संपूर्ण लंबाई में स्थित रहता है, संपूर्ण लंबाई में स्थित रहता है।
तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो शिश्न होता है, पेनिस होता है, उसके पृष्ठ भाग में कॉर्पोरा कॉर्विनोसा और अधर भाग में कॉर्पोरा स्पंजियोसम उत्तानशील उत्तक पाए जाते हैं, जो शिश्न को लूज से टाइट करने में सहायता करते हैं। अब ये लूज से टाइट करते कैसे हैं इसको समझो। ये जो उत्तानशील उत्तक है ना, इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? रक्त कोटर पाए जाते हैं, है ना। उत्तानशील उत्तकों के मध्य रक्त कोटर पाए जाते हैं, रक्त कोटर पाए जाते हैं। ये जो रक्त कोटर है, इसके अंदर जब ब्लड फिल होगा, ब्लड जमा होगा, वो किससे होगा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव में ऊतकों के मध्य रक्त कोटर पाए जाते हैं, जिनमें परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव में वैसोडिलेशन प्रक्रिया के माध्यम से, वैसोडिलेशन प्रक्रिया के माध्यम से रक्त का भराव होता है, रक्त का भराव होगा, ठीक है। और जब रक्त इसमें फिल हो जाएगा, जिससे शिश्न उत्थानशील अवस्था में आ जाता है। समझ में आई बात? सिंपल सी बात है, ऊपर वाली तो समझ में आएगी। अब यहाँ पे ये जो उत्थानशील उत्तक है ना, इनके बीच बीच में पाए जाते हैं रक्त कोटर, है ना। अब वो जो रक्त कोटर होते हैं, सामान्य कंडीशन में खाली जब रहते हैं, तब तो जो आपका शिश्न है वो लूज कंडीशन में रहेगा। और जब उन उत्तानशील उत्तकों के बीच में जो रक्त कोटर है, उसमें जब ब्लड भर जाएगा, रक्त भर जाएगा, तो वही शिश्न लूज से टाइट हो जाएगा। जब ब्लड उसके अंदर अधिकतम रक्त जमा हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लड से भर जाएगा, तो वो आपका लूज से टाइट हो जाएगा। अब ये ब्लड भरता किससे? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव में और वैसोडिलेशन प्रक्रिया के माध्यम से। ये चीज भी याद रखनी, ठीक है। तो यानी कि जो आपका पेनिस इरेक्शन है, पेनिस का क्या हो रहा है? इरेक्शन। उत्थान को इंग्लिश में कहते हैं इरेक्शन। आपसे पूछ ले कि शिश्न के उत्थान में कौन सा तंत्रिका तंत्र काम आ रहा है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। वही आपका जो इजेकुलेशन होता है, इजेकुलेशन यानी कि स्खलन, उस समय कौन सा तंत्रिका तंत्र काम आता है? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये भी साथ पढ़ लेना, सवाल पूछ ले तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। कि इजेकुलेशन के दौरान तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है, लेकिन इरेक्शन के दौरान आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है, ठीक है। क्लियर है? चलो, ये हमने इसको पूरा पढ़ लिया। इतनी चीजें आपको जाननी थी। एक बार मैं पूरा फिर से रिवाइज करवाऊंगी या समझ में आ गया? बताओ। बहुत सिंपल सा यार। सबसे पहले हमने एक कॉमन चीज पढ़ी कि कोई भी जननांग अपन पढ़ेंगे, तीन चीजें हमें पढ़नी: प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग, बाह्य जननांग। हम नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो नर जनन तंत्र में जो प्राथमिक जननांग है वो होता है टेस्टिस, वृषण। कितने होते हैं? 2 होते हैं। काम क्या होगा प्राथमिक जननांग का, वृषण का? तो शुक्राणुओं का निर्माण और टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव। द्वितीयक जननांग जो है वो युग्मकों के निर्माण के अलावा अन्य जितने भी कार्य होंगे, यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण, पोषण और संचयन से संबंधित काम करेंगे, ठीक। कौन कौन से होते हैं द्वितीयक जननांग नर जनन तंत्र के केस में? 2 भाग में हमने बांटा इसको, सहायक जनन वाहिनियां और सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन वाहिनियां 4 हमने पढ़ी। कौन कौन सी? रेटिटेस्टिस, वास एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ठीक है। ये 4 हमने पढ़ी भाई। वृषण जालक, अपवाई नलिका, अधिवृषण और शुक्रभाग। और 3 हमने ग्रंथियां पढ़ी, 1 जोड़ी शुक्राशय, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड और 1 जोड़ी काउपर ग्लैंड। फिर हमने बाह्य जननांग के रूप में शिश्न या पेनिस को पढ़ा, जो कि हमने डायग्राम से फिर समझा। फिर हमने एक एक करके उठाया, सबसे पहले टेस्टिस को, वृषण को। वृषण हमने पहले ही पढ़ लिया, प्राथमिक जननांग होता है, शुक्राणु को निर्माण करता है, टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करता है, संख्या इनकी 2 होती है। वृषण की स्थिति के बारे में हमने पढ़ा कि ये वृषण जो है हमारे शरीर से बाहर एक थैलेनुमा संरचना में बाह्य उदरीय पाए जाते हैं, और उस थैलेनुमा संरचना को स्क्रोटम पाउच या वृषण कोष कहते हैं।
क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ताप है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप चाहिए शुक्राणुओं को निर्माण के लिए, इसलिए ये बाहर पाए जाते हैं। क्या शुरुआत में ही बाहर होते हैं? नहीं। गर्भावस्था के 7वें महीने तक जो है ये उदर गुहा में ही होते हैं, लेकिन जब 7वें महीने में टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है तो उसके प्रभाव में ये इंग्विनल कैनाल के माध्यम से होते हुए वृषण कोष में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कहा कि वृषण कोष जो होता है, स्क्रोटम पाउच में 2 प्रकार की मसल्स पाई जाती है, क्रीनास्टल मसल और डार्टस मसल, जो वृषण कोष की स्थिति को मेंटेन करती है। ठीक है, फिर हमने टेस्टिस के अंदर पढ़ा कि टेस्टिस के अंदर वृषण पालियां होती है, उसके अंदर शुक्रजनक नलिका होती है और शुक्रजनक नलिका ही वास्तविक रूप से शुक्राणु का निर्माण करती है। फिर हमने शुक्राणु के परिवहन का पथ पढ़ा कि शुक्राणु कैसे कैसे जाता है, शुक्रजनक नलिका, फिर जो है आपका वहां पे वृषण जालक, अपवाही नलिका, अधिवृषण, शुक्रवाहक और स्क्लर नलिका। ठीक है, फिर हमने जो है वो सहायक जनन वाहिनियां पढ़ ली। सहायक जनन ग्रंथियां की बात करूं तो 3 प्रकार की होती है, एक जोड़ी शुक्राशय, एक प्रोस्टेट और एक जोड़ी काउपर। एक जोड़ी शुक्राशय जो तरल स्रावित होता है उसमें सिट्रिक एसिड, फ्रक्टोज, इनोसिटोल और प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, जो कि वीर्य का 60% भाग बनाती है। फिर हमने पढ़ा प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि आपके सिट्रिक एसिड वगैरह का स्त्रावण करेगी, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन का स्त्रावण करेगी, और ये जो स्त्रावण करते ये वीर्य का 20 से 30% भाग बनाएगी। काउपर ग्रंथि जो है वो आपके संभोग की प्रक्रिया के दौरान शिशन को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाती है और ये वीर्य का 10 से 15% भाग बनाती है। यहाँ पे जो सिट्रिक एसिड, फ्रक्टोज और इनोसिटोल है ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन आपके गर्भाशय गुहा में निर्वात उत्पन्न करते हैं और आपका प्रोफाइब्रिनोलाइसिन जो है वो स्कंदित वीर्य को द्रवित अवस्था में लाने का काम करेगा। फिर हमने पढ़ा सीमन क्या होता है, तो 2 चीजें सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलकर के सीमन का निर्माण करते हैं। स्पर्म आपको पता है, और सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है मैंने बताया कि तो तीनों सहायक जनन ग्रंथियां हैं उनके द्वारा स्रावित तरल है उनको अपन सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेमिनल मतलब कि सीमन है उसकी पीएच 7.2 से 7.7 हो सकती है और इसकी पीएच का निर्धारण शुक्राशय करता है क्योंकि सर्वाधिक योगदान शुक्राशय का। उसके बाद में एक बार इजैकुलेशन के अंदर 2.5 से 5 ml वीर्य निकलता है, जिसमें 200 से 400 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। इनमें से 60% की निश्चित आकृति और आकार होना चाहिए और इनमें से भी 40% उच्च गतिशीलता वाले होने चाहिए ताकि किसी मादा को फर्टिलाइज कर सके। ये बातें हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने आपको बताया कि शिश्न पेनिस क्या होता है, तो बाह्य जननांग होता है। अब इसके अंदर 3 उत्थानशील ऊतक पाए जाते हैं, पृष्ठ भाग में कॉर्पोरा कर्विनेसा और अधर भाग में संपूर्ण लंबाई के साथ कॉर्पोरा स्पंजियोसम। ठीक है, जो उत्थानशील ऊतक है, उत्थानशील का मतलब इरेक्शन यानी कि लूज कंडीशन से टाइट कंडीशन में लाना, उसमें ये सहायता करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये जो उत्थानशील ऊतक होते हैं इनके बीच बीच में रक्त कोटर पाए जाते हैं और ये जो रक्त कोटर है ना इनमें परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव में वैसोडिलेशन प्रक्रिया के द्वारा रक्त कोटरों में रक्त भर जाता है, रक्त का जमाव हो जाता है, जिससे जो शिश्न है वो उत्थानशील अवस्था में आ जाता है। फिर हमने पढ़ा कि जो इजैकुलेशन है उसमें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम में आता है, जबकि इरेक्शन में या उत्थान के अंदर परानुकंपी तंत्रिका तंत्र काम आता है। क्लियर, सारी बातें क्लियर। बस 5 मिनट के अंदर आप इसको बोल सकते हो अगर आपने इसको याद कर लिया। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको नर जनन तंत्र में पढ़नी थी। अगर सवाल आएगा तो आप खुद बताओ बाहर से आएगा नहीं आएगा, और अब भी बाहर से आ गया तो वो सबके बाहर से आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। कैसी लगी आप क्लास मुझे जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।